आपका लेक्चर नंबर 10 है क्या? 10 ही है ना? आप पिछले दिन हेडिंग डाल के छोड़े हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो प्लस इलेक्ट्रॉन से बना है। आइसो का मतलब होता है सेम, और इसका तो मतलब इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं। ऐसा स्पेसीज, देखिए ये आइसो वर्ड बार बार आपको आते रहेगा, तो इसका मतलब अभी समझ लीजिए ये आपको बार बार काम देगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे स्पेसीज को हम लोग कहते हैं जिसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हम लोग ऐसे स्पेसीज को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नीचे एरो दीजिए, हम ढंग से समझा देंगे आगे, पहले लिख लीजिए। लिखिए तो स्पेसीज। अच्छा, ये केमिस्ट्री में स्पेसीज का क्या मतलब होता है? ये एटम हो सकता है, यह मॉलिक्यूल हो सकता है, या यह आयन हो सकता है। Species having same number of electron is called isoelectronic। वैसा एटम, वैसा मॉलिक्यूल या वैसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, एक जैसी रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। आप एग्जाम्पल से देखिए, बेहतर समझ में आएगा। इसको मिटा दें क्या? आप उतारिए, जो लोग नहीं उतारे हैं जल्दी उतारिए। देखो एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। नियन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो नियन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी? 10। अच्छा, यदि हम Na प्लस लिखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। यदि सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो 11 था, एक निकला, तो बचा कितना? 10। तो इसमें भी 10। Mg प्लस प्लस, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। ऑक्टेट पूरा करने के लिए यह 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो Mg प्लस प्लस बनता है। एटॉमिक नंबर 12 है, 2 पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, तो बचा कितना? फिर से 10 बचा। Al3 प्लस, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना पॉजिटिव चार्ज आएगा 3। तो यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। F माइनस, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। एक माइनस आया है, ये तो तब ना आएगा जब यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहले 9 था, अब एक गेन किया, हो गया कितना? 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 माइनस देंगे 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 10। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सारे के सारे ऐसे ग्रुप्स हैं यहाँ, ये एक सारे के सारे जो स्पेसीज हैं यहाँ, उन सभी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 10 10 10 ही है। इसीलिए ये आपस में क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसी सब को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। उतारिए एग्जाम्पल।
देखो आज विश्वकर्मा पूजा है, ठीक है, तो सबके पास तो साइकिल होगा ही, है ना साइकिल। ऐसा है कि बाहर में पानी बहुत लगा हुआ है, तो सब अपना अपना साइकिल धो लेना, सब एक एक बैलून यहाँ से ले जाना, अपने गाड़ी के कैरियर में फूला के लगा के तब यहाँ से जाना। और विश्वकर्मा पूजा है, कुछ अलग दिखना चाहिए ना। हाँ काम कर जाएगा, फूला फूला के यूज़ में ला सकते हैं, अभी एक आध दिन के लिए तो काम कर ही जाएगा, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो आज निकलोगे तो सजाओ जाके साइकिल को, ऐसे नहीं। और उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो 4 अगरबत्ती आगे हैंडल के पास जला लीजिएगा और तब निकलिएगा। समझ गए आप, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। इसका मेरे पास बाइक है, अरे हमारा काम सिखाना है, हम आपको सिखा रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 18, के प्लस लेंगे तो भी 18, सी प्लस प्लस ले तो भी 18, स्कैंडियम 3 प्लस लें तो भी 18। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा, बचेगा 18। कैल्शियम 20, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 माइनस करेंगे, 20 माइनस 2 18। यहाँ पर क्लोरीन Cl माइनस, H2 माइनस, फॉस्फोरस 3 माइनस, इस सब के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है कितना है, सब के पास 18 18 18 18 है। तो ये सब भी आपस में क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या इस सब को आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह दें, नहीं कह सकते। हम इस ग्रुप को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, इस ग्रुप को भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला के नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहता है। वो एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यह भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। वह 10 इलेक्ट्रॉन पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और यह 18 इलेक्ट्रॉन पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उतारेंगे इसको, नहीं एक्चुअल में इतना बैलून जो तुम लोग छोड़ दिया यहाँ पर, इस सबको लेके जाओगे, निकालोगे ना क्लास से, अब तो गंदा लग रहा है, उस समय बहुत अच्छा लग रहा था। हो गया, लिख लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। हम लोग देखेंगे अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का साइज। अभी पिछला क्लास और आज के क्लास में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं एटॉमिक और आयनिक साइज पर। हमने देखा कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है। हम यह भी देखे कि हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घट जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है जबकि फिर भी साइज घट जाता है। फिर हम केटायन का रेडियस देखे एटॉमिक रेडियस से कंपैरिजन करा के, फिर हम एनायन का रेडियस देखे एटॉमिक रेडियस से कंपैरिजन करा के। अब एक नया टर्म आया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ये पढ़े, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज क्या होता है। ऐसा स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, क्या लगता है कि उसका साइज आपस में बराबर होगा या अलग अलग होगा, बोलिए। क्या ये ऑलमोस्ट सेम साइज का होगा या इसका साइज अलग अलग होगा? इसका साइज अलग अलग होगा। साइज अलग अलग होने का रीज़न यह है, आप किसी एक एग्जाम्पल को आप देखिए यहाँ, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 7 + 3 10, यहाँ भी 10 10, सब में 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब आइए प्रोटॉन पर। किसी भी स्पेसीज पर चार्ज आता है तो वह उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन। लॉस या गेन कोई एक चीज़ होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। ये एक बेहद सिंपल सी बात है और ये बात आप पहले से समझ रहे हैं, ये बात बताया भी गया है पहले भी। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से
नंबर ऑफ प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह फिक्स होती है और वह हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रोटॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब आप देखिए कि बीच में प्रोटॉन 13 है और अगल बगल इलेक्ट्रॉन कितना है, वहाँ पर 10। यहाँ पर बीच में प्रोटॉन मात्र 7 है और अगल बगल इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। अब बताइए, ये सातों प्रोटॉन इस 10 को खींच रहा है और यह 13 प्रोटॉन इस 10 को खींच रहा है। कहाँ ज़्यादा खींच लेगा, कहाँ अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर लेगा? किस केस में? उस केस में जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन के साथ उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगा और यह साइज अपने आप श्रिंक कर जाएगा। और ऐसी स्थिति में जैसे जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बढ़ जाएगा, साइज श्रिंक करेगा और हम कह सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। आई बात समझ में? तो आप ही बता दो कि यदि हम इसमें साइज का ऑर्डर लिखें तो ये ऑर्डर कैसे लिखाएगा? साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एज फॉलोज, N3- का साइज सबसे बड़ा होगा, यहाँ प्रोटॉन सबसे कम है। इससे छोटा होगा O2- का, इससे साइज छोटा होगा F- का, इससे छोटा होगा नियन, इससे छोटा होगा Na+, इससे छोटा होगा Mg++ और सबसे छोटा होगा Al3+। तो इस तरह से हम एरो देके पहले लिख लेंगे इस बात को। लिखिए तो, एज द एटॉमिक नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इंक्रीजेस, एज द एटॉमिक नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज increases, comma, size of isoelectronic species decreases. Size of isoelectronic species decreases. इसी को बुक में देखोगे ना तो ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। इसी बात को समझाता है E/P रेशियो से। E/P रेशियो का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो है। अब बताइए, तो यहाँ पर यदि हम E/P रेशियो निकालें इस केस में, तो E/P रेशियो क्या आएगा? यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में 10/7, यहाँ 10/8, यहाँ पर 10/9 और यहाँ पर 10/10। तो 10/10 कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा 10/11, 10/12 और 10/13। आपको नहीं लगता है कि इधर का जितना भी वैल्यू है इससे इधर, उसका जो E/P वैल्यू है वह 1 से क्या आ रहा है? 1 से छोटा आ रहा है। ये तो 1 से बड़ा हो गया ना जी। और इधर E/P वैल्यू जो है ये बड़ा है किससे? 1 से। ठीक है, क्या गलत लिखा हुआ है क्या? हम E/P वैल्यू की ना बात कर रहे हैं। इधर ये 1 से, इस तरफ ये 1 से बड़ा है और इस तरफ E/P जो है वह 1 से छोटा है। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि हम कह सकते हैं लोअर E/P वैल्यू ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैविंग स्मॉलर साइज? नहीं कह सकते हैं। E/P कम होगा तो साइज
छोटा होगा। अरे साइज सबसे छोटा किसका हुआ है? एल्युमिनियम का ना हुआ है, Al3+ का ही ना हुआ है। तो E/P वैल्यू जिसका कम होगा उसका साइज छोटा होगा, और E/P वैल्यू जिसका बड़ा होगा उसका साइज बड़ा होगा। बड़ा होगा। अब कंफ्यूज्ड हो रहे हैं क्या इस बात से? देखिए इधर, आप इसको देखिए, किसका साइज सबसे बड़ा है? N3+ का। और सबसे छोटा साइज किसका है? एल्युमिनियम का। अब आप ये बताइए कि E/P वैल्यू सबसे बड़ा किसका है? N3 का। देख रहे हो कितना है? 10/7। ये 10/8 है। सबसे छोटा वैल्यू E/P का किसका है? 10/13। तो E/P कम तो साइज कम, E/P ज़्यादा तो साइज ज़्यादा। समझे? उतार लीजिए। अच्छा, एक एक आदमी को ही पूछ रहे थे कि सर आप कैसे अपने मन से कभी 1+, कभी 2+, कभी 3+ दे देते हैं? कल या परसों ऑफिस में जाके पूछा है। कुछ जो भी पूछे हैं उसमें लजाने शर्माने की बात नहीं, ये एक बेहद छोटा बात है और ये उतना बड़ा बात नहीं जिस पर ज़्यादा डिस्कस किया जा सके। लेकिन बाबू हम आपसे ये कहेंगे कि आप पीछे का लेक्चर देख लीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वैलेंसी पर डिपेंड करता है, और किसका क्या वैलेंसी है उस आधार पर आप इस पर काम करेंगे। और वैलेंसी आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग, जैसे सोडियम पर हम एक ही पॉजिटिव चार्ज क्यों दिए? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये होगा 281। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये होगा 282। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जबकि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये होता है 283। ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ऐसी स्थिति में सोडियम पर 1+ आएगा, मैग्नीशियम पर 2+ आएगा और अल्मोनियम पर 3+ आएगा। उसी में यदि फ्लोरीन के केस में आओगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 2 और 7। ये इसका कन्फिग्रेशन होगा। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए यह हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमेशा कितना चार्ज आता है? 1-। ऑक्सीजन का आता है 2-6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये सब बात इससे भी बेहतर आप समझेंगे जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा। उस समय इसी सब पर चर्चा ही होता है। तो केमिस्ट्री का हर टॉपिक अपने अपने स्पेशल चीज़ों के लिए माना जाता है, तो जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन शॉर्टकट में इतना तो आप समझ सकते हैं कि किस पर कितना चार्ज आएगा। यह बात हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। कोई एटम यदि इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं किया है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा और उस स्थिति में वह एक न्यूट्रल एटम होगा। न्यूट्रल होने का रीज़न यह है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये सब बात बेसिकली सब बता दिया गया है। ये सब बताने के लायक बात अब नहीं है। अब आपका वो स्टैंडर्ड नहीं है कि हम आपको ये सब बताएं। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। पीरियोडिक टेबल फिजिकल स्टार्ट होगा जब आपका मोल कंसेप्ट स्टार्ट होगा। मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट, वहाँ पर 2-4 गो रूल वगैरह है जिसे केमिकल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ऑर्गेनिक का पार्ट जब आएगा तो जैसे ही ऑर्गेनिक आएगा वो कार्बन हाइड्रोजन शुरू हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक में ये सब जनरल बातें होती हैं जो आप जिसको सीखे बिना आप साइंस पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसको हम लोग जनरल केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, जो बात अभी आप पढ़ रहे हैं, बाहर जाइएगा पढ़ने के लिए तो ये सब जनरल केमिस्ट्री के अंतर्गत रखता है लोग। और जितने भी टीचर हैं ना सब आपको ये बात पढ़ाएंगे, सब, क्योंकि सबको इनका ज़रूरत, इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो वो लोग इसको जनरल केमिस्ट्री के तौर पर रखते हैं, लेकिन है ये इनऑर्गेनिक का पार्ट। चलिए, हो गया यहाँ तक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ चुके हैं। इसी प्रकार बताइए, तो वो जो एक एग्जाम्पल लिखे तो उसके साइज का ऑर्डर अपने से लिखिए। तो एक और स्पेसीज था ना जी, एक और ग्रुप था ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, उसका साइज बताइए अपने से, एग्जाम्पल में लिखिए खुद से कि उसका साइज क्या होगा। जल्दी पूरा कीजिए।
क्या उसको बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा या लिख लिए? उसमें सबसे बड़ा साइज होगा फास्फोरस का, इससे छोटा होगा सल्फर 2- का, इससे छोटा होगा Cl- का, इससे छोटा होगा आर्गन का, इससे छोटा होगा किसका? K+, Ca++, और सबसे छोटा होगा स्कैंडियम 3+। तो ये था अगला एग्जाम्पल। अब एक नया टर्म हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, और इसी का एक और नाम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी है। 3 नाम से जाना जाता है, कोई भी एक नाम आप याद रखिए, आपके लिए ये ज़रूरी है, आगे काम आता रहेगा। तो हेडिंग डालेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी इसको बोलते हैं। इसी का एक और नाम आयोनाइजेशन एनर्जी भी है, और इसी का एक और नाम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी है। इसको आईपी या आईई से इंडिकेट करते हैं। आईई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी आई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, ये सब एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। जो लोग पहला दिन दूसरा दिन क्लास कर रहे हैं वो सब पीछे वाला लेक्चर देखिए ऑनलाइन, नहीं देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और जान लीजिए कुछ समझ में आने का मतलब ये नहीं कि इसी चैप्टर में है, अब आगे कुछ समझ में आएगा ही नहीं, पूरा केमिस्ट्री खराब आपका हो जाएगा। इसीलिए ऑनलाइन लेक्चर कम से कम ज़रूर देख लीजिए जिनका छूटा हुआ है, नहीं तो बहुत फेरा में पड़ जाइएगा। और हम कुछ कर भी नहीं सकते, अब कोई नया बैच भी आपका इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट नहीं हो रहा है। अरे सही में याद आया, टाइमिंग का एगो फिर से गड़बड़ी आया है। टाइमिंग 3 से 4 न बोले थे? नहीं, 4 से 5। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्या हुआ? ये टाइम सही है, ये टाइम सही है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में 3 से 4 बात तो 4 से 5 पर ही बन रही है। हम लेकिन डिस्कस करेंगे, हम 2 दिन अभी और टाइम है ना, 2 दिन अभी इस टाइम में पढ़िए। बहुत बुरी तरह हम उलझ चुके हैं। टाइमिंग का जो समस्या उत्पन्न हुआ है ये बड़ा अजीब व गरीब हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। किसी भी बैच को इधर उधर करने का प्रयास करते हैं उसमें बहुत बच्चा उलझ जाता है, तो ये बड़ी परेशानी चल रही है। हम फाइनली कल डिसीजन लेते हैं कि फिक्स क्या करना है, उस हिसाब से आपको हम बोल देंगे। टेंशन ना लो आप, इतना टेंशन में क्यों आ जाता है? अरे टाइम सर का जान इन्हें ले लीजिएगा, सर भर दिन पढ़ाते ही रहेंगे तो कभी तो आराम भी करना चाहिए ना। अरे यहाँ से 11 बजे, यहाँ 11 बजे तक सारा काम होता है, फिर वीडियो एडिटिंग का काम होता है, उसमें भी करीब 1-1:30 बज जाता है। 1-1:30 बजे घर जाते हैं, खाना खाते हैं तो फिर होश नहीं रहता है, तुरंत नींद लग जाती है, और 1-आध घंटा सोएंगे नहीं तो माथा में दर्द उठ जाएगा। फिर शाम में उतना बैच रहता है तो लेना थोड़ा मुश्किल है। हम फाइनली डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है कल, आज 1-2 आदमी से बात करके। एक्चुअल में कल जो टाइमिंग हम 3 से 4 किए थे वो सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ टीचर को बहुत परेशानी हो गया, वो शिकायत करने लगे कि सर आप ऐसा काहे कर देते हैं।
तो ये परेशानी आ रही है। हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं टीचर लोगों के स्तर पर, लेवल पर, फिर हम बात करेंगे आपसे। अब उनका कहना है कि आप मनमानी करते हैं। देखिए, हम मनमानी नहीं करते हैं, हमारी मजबूरी है, हमारी अपनी मजबूरी है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको लेके चलते हैं, बाकी हम किसी टीचर उचर को लेके नहीं चलते हैं। बाकी लोग अपने हिसाब से अरेंज करें, हम अपने हिसाब से क्यों किसी को बदलें। लेकिन इस तरह से बोलने लगते हैं कि एक बार सुनना पड़ता है, तो सुन के थोड़ा देख लेंगे कि नॉर्मली मैनेज होने वाला होगा तो हो जाएगा, नहीं मैनेज होने वाला होगा तो देख लेंगे कि फाइनली क्या टाइम आपको मिलता है। खैर, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल। चलो इधर देखो, अब एक चीज़ सुनो, तुम मिटा दो इसे, कॉपी बंद कर दीजिए और सुनिए 5 मिनट। आप एक रूल सुने होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब आप समझते हैं? क्या है इसका मतलब? ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, थर्मोडायनामिक्स का ये लॉ है। इसमें यही न बताया गया है आपको कि एनर्जी का ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश संभव है। यह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। यही सब ना पढ़े हैं, एकदम सही पढ़े हैं आप। अब थोड़ा इसी का यूज हम करेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि एक कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट और ये इसका सेकेंड ऑर्बिट। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और आउटर मोस्ट सेल में या किसी सेल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा रहता है? निगेटिव। तो यहाँ पर न्यूक्लियस है जहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज है निगेटिव। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते रहता है दोनों के बीच, जो कि प्लस और माइनस के कारण होता है। तो यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है जो आपस में एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं। अब आप एक सिंपल सा बात बताइए कि हम चाहते हैं कि इस आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक। तो बताइए कि यदि ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा तो पहले तो हमको इस अट्रैक्शन फोर्स को कम करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है तो हम यदि इसको अलग करना चाहते हैं तो पहले इस फोर्स को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने के लिए हमको इसको एनर्जी देना पड़ेगा, और जब हम एनर्जी देंगे तो इसको, ये जब काउंटर होगा तो एग्जैक्ट निकलने की स्थिति में होगा, और जैसे ही हम उससे ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो ये डायरेक्ट वहाँ से निकल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सब एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है? जैसे देखो, सोडियम, यदि मान लीजिए ये सोडियम की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सोडियम का है 281। और यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का भी हम फिगर बना देते हैं। ये होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है 287। इसके आउटर मोस्ट सेल में पता है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है? 7 नहीं है, 7। हम बस ऐसे ही कुछ लिख के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसको समझिए। इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी टेंडेंसी बन रही है कि यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, और इसकी क्या टेंडेंसी बन रही है? यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना कभी नहीं चाहेगा। ये क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और इसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या दोनों स्थिति में हमें समान एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ये एनर्जी का जो अमाउंट होगा वो डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको ये समझ में आया कि किसी एक आइसोलेटेड एटम से, आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है कि वह जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वह अकेला होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर Cl2 की बात नहीं किए हैं, हम सिर्फ किसकी बात किए हैं? Cl की। हम यहाँ पर सिर्फ किसकी बात किए हैं? सोडियम की। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि यदि किसी सिंगल आइसोलेटेड एटम से, एटम के आउटर मोस्ट सेल से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हर बार, चाहे वह सोडियम का केस हो चाहे वह क्लोरीन का केस हो, हर बार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वह कम से कम एनर्जी
जितना में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकल जाए बाहर, उसी को, उस एलिमेंट का या उस एटम का हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन, सुनो, ये अभी एटम है, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? आयन में। अभी एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो आयन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमको लग रहा है उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी का एक नाम देते हैं। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड सिंगल गैसियस एटम। देखिए, हम सिंगल गैसियस एटम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कंबाइंड फेज की हम बात नहीं कर रहे हैं। किसी अकेला एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? तो कहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगा? वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगा और यहाँ पर कम। इस आधार पर हमको ये पता चला कि अलग अलग एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होता है। फिर हम आगे चल के देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, मतलब किधर से किधर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, कौन इलेक्ट्रॉन। इससे हमको ये पता चल जाता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता कैसी है और कितनी है। कंपैरिजन करने में हमको आसानी होती है कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, किससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू से ये बात हमको बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो समझ में आया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको पाकर कोई आइसोलेटेड सिंगल गैसियस एटम, चाहे वह मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलॉइड्स हो, कोई भी एटम हो, अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हर हाल में आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधा हुआ होता है। और बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन यदि है तो उसको तोड़ने के लिए, उसको वहाँ से अलग करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब सुनिए, अब जितना एनर्जी आप दिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन फिर इसके पास आएगा तो उतना ही एनर्जी ये रिलीज कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आता है तो एनर्जी निकलती है, और इलेक्ट्रॉन कहीं से निकालना होता है तो वहाँ पर हमको अलग से अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है। एक्चुअल में अभी जो हम बात बोले थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसका मतलब यहीं से है, जो आगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में समझ में आएगा। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि साइंस में एक चीज़ तुम हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, वो किसी भी कारण से, जनरली वो चार्ज से अट्रैक्ट होता है, अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट होता है। यदि ये अट्रैक्ट हो रहा है और अट्रैक्ट होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, आपस में जुड़ रहा है, तो जुड़ने के दौरान हमेशा एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। और यदि ये जुड़ गया और अब आप चाहते हैं कि हम इसको अलग करें, तब क्या करना पड़ेगा? उतनी ही मात्रा में इसको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि जितना एनर्जी ये निकाला उतनी ही मात्रा में ये एनर्जी लेगा, फिर से ये अलग हो जाएगा। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि ये पहले से अट्रैक्ट है यदि, तो इसको निकालने के लिए हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और यही एनर्जी इसका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलने में दांती लगता है रे, हम इतना देर से बकबक कर रहे हैं तो तुमसे एक वर्ड बोलने में दांती लग जाता है तुमको? यही आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। बोलिए क्या बात? देना पड़ता है, देना पड़ता है। वो रीजन अभी आप नहीं समझ पाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आप पढ़े नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हमेशा इलेक्ट्रॉन जनरली निकलता है, लेकिन सेकेंड में एंथैल्पी में नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलता है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उसमें एनर्जी देना पड़ता है। वो सब बात करेंगे जब वो आएगा तब, अभी उस पर डिस्कस करना शायद सही नहीं होगा। आप बातों को समझेंगे, बाकी समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि हम उसका थ्योरी अभी नहीं पढ़ा है, तो उस पर हम प्रॉब्लम आपको कैसे करें। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसके जस्ट बाद आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वहाँ पर हम इसका चर्चा करेंगे कि वैसा क्यों होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं फिर भी एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा चीज़ है जो उसको काउंटर कर रहा है? तो वो कौन चीज़ है?
उसको अभी हम समझाएंगे तो हो सकता है आप समझे नहीं, तो जब टॉपिक आएगा तब उसको हम खुद डिस्कस कर देंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बैठ जाइए, डिफाइन करना शुरू कीजिए। अब आप लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost cell of single isolated gaseous atom is called आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कोई एगो लिख लो ना, बाकी सब तो लिखा हुआ है। इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, पूरा कर लिए क्या? सुनिए, अब जो बात हम आपसे कहते हैं थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह बात बहुत समझने वाला बात है। जो पूछे उसका जवाब भी देना पड़ेगा आपको दिमाग लगा के। साइंस के क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपका पूरा दिमाग हलचल में रहना चाहिए। बाहर से एकदम शांत दिखिए और अंदर से बिल्कुल हलचल होते रहना चाहिए, तभी आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। सुनो, मान लीजिए एक कोई एलिमेंट है, मेटल मान लीजिए है, और हम उसको M कह रहे हैं। मान लो कि हम इसको थोड़ा एनर्जी दिए और यह एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? 1+। तो इसको हम E1 कहते हैं, और E1 जो है वो है, इसका क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। और ज़्यादा एनर्जी नहीं दी है, कम से कम उतना एनर्जी खाली दे दीजिए कि वह कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब देखो, अब जो M+ बना, इस M+ से फिर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? पहले क्या किए, हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले, निकल गया, अब फिर से हम उसको एनर्जी देना शुरू किए। एक्चुअल में हम चाह रहे हैं कि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उससे निकल जाए। तो अब मान लो हम E2 एनर्जी दिए, और अब ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? M2+ में, और एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसको पकड़ के फिर इसको हम एनर्जी देना शुरू किए, और अब ये 2+ थोड़ा सा और एनर्जी लेके कन्वर्ट कर गया किस में? M3+ में, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी तुम दिया उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। E2 को क्या बोलेंगे, बोलो? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और E3 को क्या बोलेंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप हमको बस एक बात समझा दीजिए कि क्या हर बार आपको बराबर मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी? मतलब क्या E1, E2 और E3 आपस में बराबर होगा? बोलिए, बराबर होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। पहले आप ये हमको समझाइए कि अलग अलग होने का रीजन क्या है, क्यों अलग अलग होगा? आप ये कहते हैं कि बराबर नहीं होगा, तो क्यों बराबर नहीं होगा? बोलिए बोलिए, खड़ा होके बोलिए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बैठ जाइए, आप समझ चुके हैं बातों को। बात सिंपल सी है, हम एक ही मेटल पर लगातार काम कर रहे थे,
हम इलेक्ट्रॉन को तो लगातार निकाल रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रोटॉन जितना न्यूक्लियस में पहला केस में था उतना ही दूसरा केस में और उतना ही तीसरा केस में। हम पहली बार जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो न्यूक्लियस के साथ जो बाकी रेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले की तुलना में अधिक मात्रा में एनर्जी की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्रोटॉन फिर से उतने हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या और घट गया, और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया होगा। यानी अब यदि हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमको और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इस प्रकार हम हमेशा के लिए कह सकते हैं कि E1 जो होता है वो हमेशा सबसे छोटा होता है, E2 उससे बड़ा, E3 उससे बड़ा, एंड सो ऑन। यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट का सबसे कम होता है, सेकेंड उससे ज़्यादा, थर्ड उससे ज़्यादा, फोर्थ उससे ज़्यादा होता चला जाएगा। अब आपके दिमाग में एगो कोड़ा फाती क्वेश्चन आ गया होगा, तुम्हारे दिमाग में तो जरूर आया होगा, खड़ा होकर पूछो। नहीं आया? नहीं आया तो उतना कोड़ा फाती नहीं है। तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि क्या सर ऐसा करते करते क्या हम सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? क्या ऐसा करके हम किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर दें? क्या आपकी और हमारे बस का बात है ये? आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। आपका या हमारा उतना औकात ही नहीं है कि कैसा किसी एटम के लिए हम उतना एनर्जी प्रोवाइड कर दें जितना में किसी एटम से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाए और प्रोटॉन बच जाए। इस बात समझ में आ रही है? आप बहुत निकालिएगा, 1 निकालिएगा, 2 निकालिएगा, 3 निकालिएगा, 4 तक जाते जाते मिजाज गर्म कर देगा आपका ये आइसोलेटेड सिंगल गैसियस एटम से। हाइड्रोजन तो केवल एक, उसमें तो केवल एक होता ही है। तो देखो वो तो एक एक्सेप्शनल चीज़ ही है हाइड्रोजन, तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। वहाँ पर आप ऐसा क्यों कर सके? हम अब देखिए, आप इसको अलग तरह से क्वेश्चन का मतलब आप इसको अलग तरह, हमारी बातों को आप एक अलग तरह के क्वेश्चन से जोड़ दिए। आप कहीं ये तो नहीं समझ गए कि हम प्रोटॉन को अलग ही नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कि यदि पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहाँ पर मान लीजिए 10-20 प्रोटॉन है अंदर में और 10-20 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन का यदि केस है तो 20 प्रोटॉन फिक्स है, वो लगातार 20 इलेक्ट्रॉन को लगातार खींच रहा है। लेकिन जब आप उससे नीचे आते हैं और डायरेक्ट हाइड्रोजन पर चले आते हैं तो वहाँ बेचारा अकेला प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दिए तो मान लीजिए उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, आप निकाल दिए, और हाइड्रोजन तो आसानी से निकाल भी देता है, तो यहाँ बेचारा सिंगल प्रोटॉन बचता है। लेकिन 3, 4, 5, 6, 7 प्रोटॉन जैसे ही आएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। मतलब हम जो बात बोल रहे हैं वह पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है। और आप ऐसे भी सोचिए, E1, E2, E3 किसके लिए वैलिड है? उसके लिए वैलिड है ना जिसके पास 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, उससे तो ज़्यादा आप उसे निकाल ही नहीं सकते, तो उसके लिए तो ये बात वैलिड ही नहीं होगा। आई बात समझ में? तो हाइड्रोजन का तो एक अलग टाइप का बात ही हो गया। आप इसको उतार लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। हम लोग देखेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है, और फिर देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या ट्रेंड है, कैसे वो बढ़ता है, कैसे घटता है। कुछ एक्सेप्शनल बातों को देखेंगे और एक्सेप्शनल चीज़ों में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि होना चाहिए ज़्यादा लेकिन हो जाता है कम। इस सब से आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहाँ पर आप यदि ढंग से नहीं किए तो उलझ के रह जाएंगे। खास करके मेडिकल वाले लोग, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल और IIT मेंस वाले लोग, इस सब जगह से खूब क्वेश्चन एक्सेप्शनल उठता है और पूछा जाता है, इसीलिए आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास होगा फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हेडिंग अभी नहीं डाल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे।